हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पहले लेक्चर में बात करी थी आर्हीनियस इक्वेशन। टेम्परेचर को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज हो जाती है, इस पे हमने डिस्कस किया था और देखा कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, इस पे हमने डिस्कस किया था और उसका फाइनल रिजल्ट निकल के आया था कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीज, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है। ठीक है, तो अब उसी को और क्लियर करने के लिए, उसको और सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने अपने कर्व दिया जिसका नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। वो क्या है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो देखिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स ये अपनी बात को क्या समझाते हैं। इन्होंने कर्व्स के माध्यम से अपनी बात को समझाया। ये कर्व बनाया हमने, ग्राफ बनाया। इधर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इधर क्या बढ़ती है, इधर बढ़ती है एनर्जी, इधर इंक्रीज होती है एनर्जी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाया और मैक्सवेल ने फिर समझाया कि कर्व्स कैसे होता है। कर्व्स ऐसे इंक्रीज होता है, ऐसे। तो ऐसे कर्व्स बनाया और कर्व्स में देखा, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। इस वाले पॉइंट पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, E A से। तो देखो इस पॉइंट को जब हम ऊपर मिलाएंगे, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ मिला दिया तो यहाँ पे मिला दिया, तो हमने देखा, देखो हमने देखा, देखो जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, या मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी है। और इसके बाद अब मॉलिक्यूल्स है ना, इस ग्राफ को देखो, मैं ऐसे शैडो कर देता हूँ, ऐसे मैंने इसको शैडो कर दिया, ये शैडो कर दिया, ये शैडो हो गया। ठीक है, तो देखो यानी ये जो शैडो किया, अब इधर जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, पहले तो देखो तो ये जो एरिया है, ये वाला, ये एरिया है, ये है ग्राफ एरिया, ये है ग्राफ एरिया, ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये ग्राफ का एरिया है। तो देखो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी मान लीजिए इसकी यहाँ है, तो एनर्जी यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले, यहाँ पे एनर्जी देख रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग है। ठीक है, तो देखो हर एनर्जी पॉइंट पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं। ठीक, तो यहाँ एनर्जी कुछ और है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग हैं, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे देखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ कम है। तो जैसे जैसे एनर्जी को देख रहे हैं हम, एनर्जी के हिसाब से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में रिलेट किया। और मैक्सवेल ने देखो यहाँ पे एनर्जी, ये क्या है, पूरा एक ग्राफ एरिया है जिसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये ग्राफ है ना, ऐसे ये ग्राफ बना। ठीक, तो अब देखो ये मान लिया हमने इस पॉइंट पे, इस ग्राफ की एक्टिवेशन एनर्जी है और इससे आगे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, तो सीधी बात है जो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से होगी ज्यादा।
तो देखो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ आ जाते हैं तो उनकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से उनकी एनर्जी ज्यादा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की है तो बराबर होती है या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है उनकी एनर्जी, वही क्या करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं, यानी प्रभावी टक्कर कहते हैं जिसको, क्या करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्कर दिखाते हैं। तो ये इफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं। अब देखो इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे हैं, मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पे क्या है T1, ये T1 टेम्परेचर पे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स विद क्या है, विद एनर्जी इज ग्रेटर देन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ये इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या है जिनकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो अब देखो जो इफेक्टिव कोलिजन्स कौन सी मॉलिक्यूल शो करते हैं, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की तो बराबर होगी या उससे होगी ज्यादा। तो हम लिख सकते हैं, देखो एक्टिवेशन एनर्जी यानी ये एनर्जी या तो इज ग्रेटर देन ये होगी, या तो उसके बराबर होती है या तो उससे ज्यादा होगी या उसके होगी बराबर। वही मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के या तो बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी, वही मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे यही कंडीशन है। अब ये इफेक्टिव कोलिजन्स, जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स है वो होते क्या है, हम उनको ये भी दिखा सकते हैं कि ये जो होते हैं ये e की पावर माइनस EA/RT होते हैं, ये भी दिखा सकते हैं। में जिन e की पावर माइनस EA/RT ये क्या है, ये है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, यानी जिनकी एनर्जी इसके इक्वल होगी या इससे ज्यादा होगी वही क्या करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे। और जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हमने, e की पावर माइनस EA/RT से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने देखा, देखो इसमें टेम्परेचर को अगर हम T1 से T2 टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर देते हैं तो फिर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, वो मैक्सवेल ने समझाया। देखो तो जैसे जैसे हमने इसका टेम्परेचर बनाया तो ग्राफ है ना ऐसे हो गए, ग्राफ ऐसे बना, ऐसे बन गया। ये टेम्परेचर है यहाँ पर T2। तो देखो टेम्परेचर के बढ़ाने से, ध्यान रखना, टेम्परेचर के बढ़ाने से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता। यानी टेम्परेचर मान लीजिए इसमें 100 मॉलिक्यूल्स थे पहले और टेम्परेचर बढ़ा है तब भी 100 मॉलिक्यूल्स ही रहते हैं, ठीक। और जो ग्राफ का जो एरिया है उस एरिया पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एरिया भी क्या रहेगा इसका, कांस्टेंट। तो ध्यान रखना टेम्परेचर के बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहते हैं और ग्राफ का एरिया भी क्या रहेगा, सेम, यानी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ाने से जो ग्राफ है वो थोड़ा सा कैसा होगा, नैरो बन गया। यानी पहले ग्राफ कैसे टॉप पे था, लेकिन अब ग्राफ थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा क्या होगा, नैरो टाइप हो गया। पहले टॉप पे था लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा नीचे की तरफ आके और ये ऐसे नैरो टाइप में चेंज हो गया। अब देखो हमने देखा ये वाला पॉइंट में अगर ऊपर मिला दूं इसको, ये वाला पॉइंट मैंने ऊपर मिला दिया, ये वाला, इस पॉइंट को यहाँ मैच कर दिया, ये वाला, तो ये वाला मैच कर दिया। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक है इसकी। अब हमने देखा, देखो यहाँ ये जो ग्राफ है यहाँ जो बना है इसको हम है ना ऐसे दिखा देते हैं। देखो ऐसे ही इसको मैंने ऐसे दिखा दिए, ये बना दिए, इसको ये बना दिए, इसको डार्क कर दिया मैंने, ये डार्क कर दिया। तो देखो मैंने देखा कि जब टेम्परेचर बढ़ा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से अब देखो यहाँ भी जो मॉलिक्यूल्स आए, ये भी मॉलिक्यूल्स यहाँ आने पर इनकी भी एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। क्योंकि देखिए ये पॉइंट क्या है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी है, इससे आगे जो मॉलिक्यूल्स गए उनकी एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने से हुआ क्या, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या बढ़ गई। यानी जो मॉलिक्यूल्स
जो इफेक्टिव कोलिजन दिखा रहे थे उनकी संख्या बढ़ गई। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, एडिशनल हुआ, एडिशनल फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स, एडिशनल फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which show effective collisions, ये हो गया। तो देखो इसमें क्या हुआ, इफेक्टिव कॉलिजन्स, जो मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कॉलिजन शो करते हैं उनकी क्या होगी, उनकी संख्या बढ़ गई। तो ध्यान रखना, जब रेट क्या होती है, रेट प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स, ये फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स, ये वाला। तो ये ध्यान रखना, रेट क्या होती है, प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स। तो देखो हमने यहाँ देखा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स था वो टेम्परेचर T1 पे थे। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स जिनकी एनर्जी ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से, वो इफेक्टिव कॉलिजन शो करते हैं, यानी प्रोडक्ट वो बना सकते हैं। ठीक है, ये कंफर्म नहीं, प्रोडक्ट जरूर बनेगा उनसे, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के चांस ज्यादा है उनके। अब देखो यहाँ पे क्या है, यानी ये वाले मॉलिक्यूल्स जिनका क्या है, प्रोडक्ट बनाने के चांस ज्यादा हैं या प्रोडक्ट बना सकते हैं, उन्हीं को कहते हैं इफेक्टिव कॉलिजन्स। देखो नॉर्मली ये है, जब कोई रिएक्शन होती है उसमें जो सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जब तक एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे नहीं, जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जब वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। अब वो जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जिनके टकराने से प्रोडक्ट बन जाता है, उसी को कहते हैं इफेक्टिव कॉलिजन्स। लेकिन अभी जरूरी नहीं है सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं और सभी प्रोडक्ट बना लें। ठीक है, तो डिपेंड करता है, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन उनमें से हो सकता है 10 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के टकराने से ही प्रोडक्ट बने और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के टकराने से प्रोडक्ट ना बने। वो क्यों नहीं बनता उस पर हम डिस्कस करेंगे, वो सब है एक्टिवेशन एनर्जी और ओरिएंटेशन फैक्टर, उस पर जरूर डिस्कस करेंगे बाद में। अभी फिलहाल ये है कि यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है, बराबर या उनसे ज्यादा, वो मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कॉलिजन शो करेंगे। और जब इफेक्टिव कॉलिजन्स हमने देखा T1 टेम्परेचर पे नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स ये हैं, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, T1 से T2 कर दिया। तो T2 करने पर देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी पे और नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स बढ़े, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स के बढ़ने से, जब नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स बढ़ेंगे तो रिएक्शन के रेट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से कर्व क्या हो, पहले ऐसे था और फिर कर्व हो गया ऐसे। ठीक, तो कर्व देखो पहले कैसा आ रहा है, पहले ऐसे था, टॉप पे पीक बना रहे ऊपर की तरफ है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे कर्व थोड़ा सा हल्का सा क्या होगा, पाथ उसमें थोड़ा सा अपने नीचे बना दिया, और पाथ बनाने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। तो इन मॉलिक्यूल्स में ये मॉलिक्यूल्स और जुड़ गए। अब क्या होगा, पहले T1 पे ये मॉलिक्यूल्स थे जो इफेक्टिव कॉलिजन शो कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये मॉलिक्यूल्स और बढ़ गए, इसमें जुड़ गए जो इफेक्टिव कॉलिजन शो कर रहे हैं। तो यानी नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स यहाँ बढ़े, तो इसलिए रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, बढ़ी। तो मैक्सवेल ने यही बताया कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स क्या होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं, जिससे रिएक्शन की रेट भी बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखो इनकी भी एनर्जी क्या है, इनकी भी अब क्या होगी, इनकी भी एनर्जी E इज ग्रेटर देन क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, या तो बराबर होगी या इनसे होगी ज्यादा।
तो इसी को कहते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं कॉलिजन थ्योरी क्या है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो थैंक यू वेरी मच।